तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। क्या कुछ खास जानकारियां आपके लिए लाए हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। तिलहन के क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए कृषि मंत्रालय निरंतर प्रयासरत। आइए अब समाचार विस्तार से। हमारा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी उपलक्ष्य पर लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। जी हां, संबोधन में उन्होंने क्या कुछ बातें सभी देशवासियों के साथ साझा की, आइए जानकारी के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद, यही हमारी पूंजी है। इस 100% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जब सरकार ये लक्ष्य बनाकर चलती है कि हमें समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचना है, तो न कोई भेदभाव हो पाता है और न ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें।
मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लाल किले से संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कृषि जगत में विस्तार और विकास के लिए भी कुछ खास बातें साझा की। किस तरह की जानकारियां उन्होंने देशवासियों तक पहुंचाई हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। आज जब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी और विदेशों में भी लोगों से जोड़ेगा और उनका फलक बहुत विस्तृत होगा। कोरोना के दौरान देश ने टेक्नोलॉजी की ताकत और हमारे वैज्ञानिकों का सामर्थ्य और उनकी प्रतिबद्धता को देखा है। देश के हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ें। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी छोटी से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी और हम देखें
100 में से 80 किसान, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य पर बता दें आपको कि दूरदर्शन किसान के कार्यालय में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, सीपीसी कार्यालय में बता दें आपको यहां के उप महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह जी ने ध्वजारोहण किया। आइए इसी की एक खास झलक आपको दिखाते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में हमने बदलाव होते देखे हैं। जी हां, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमने हासिल की है, दलहन के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव हमने देखे हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर। जी हां, इस क्षेत्र में भी और भी ज्यादा हम उन्नति हासिल कर सके, इसके लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों की जानकारी हम तक पहुंचाई है कृषि मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने। आइए क्या कुछ खास जानकारियां उन्होंने साझा की, दिखाते हैं आपको। देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ,
लेकिन तिलहन के क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी हैं। सर, अगर हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के उत्पादन की बात करते हैं सर, प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं सर, अभी देश में क्या स्थिति है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि हमारा देश जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हमारे फसलों के जो कुछ क्षेत्र हैं जिनमें अभी हम लोगों को प्रोडक्शन उत्पादन जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि तिलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलों के बारे में अगर आप देखोगे तो करीब करीब हमारे देश की जो कुल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो 25 मिलियन टन की है। मतलब 25.5 मिलियन टन हमें खाद्यान्न तेलों की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें काफ़ी कुछ मात्रा तो आधी मात्रा लगभग जो है हमारे अपने उत्पादन से पूरी हो जाती है। और अगर आप गत वर्ष का आंकड़ा उठा करके देखें, उससे 1 साल पहले का, तो हमारा जो 25 मिलियन टन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें से 14 मिलियन टन हम बाहर से मंगा रहे थे, जिसमें करीब करीब 70 हज़ार करोड़ हमें खर्च करने पड़ते थे, और बाकी 11 मिलियन टन हम खुद उत्पादन करते थे। तो 11 मिलियन टन को हम लोगों ने अब बढ़ा करके उसको 2020-21 का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसको हम बढ़ा करके 13 मिलियन टन पे ले गए हैं। और उधर से जो हमारा बाहर दूसरे देशों से जो हमें मंगाना पड़ता था, जो पहले 14 मिलियन टन था, वो घट करके अब 13 मिलियन टन हो गया है। तो इससे क्या है कि हम लोगों ने एक जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल चलाया, उसका असर दिख रहा है, और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होता चला जाए और हमारी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। तो इसीलिए एक भारत सरकार ने एक नीति बनाई, और उसमें जैसे कि मुख्य रूप से 2 सीज़न है, जिसमें खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। तो एक जो इसकी कार्यनीति है, इसके लिए खरीफ सीज़न के लिए और रबी सीज़न के लिए अलग अलग रूप से जो है इसकी कार्यनीति बन करके सामने आई, और उसका कार्यान्वयन जो है हम लोगों ने उसी प्रकार से किया। तो जो खरीफ का मौसम जो है अभी काफ़ी जगह बिजाई अभी भी चल रही है, तो इसकी कार्यनीति हम लोगों ने पहले ही बना करके लगभग अप्रैल के महीने में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था कि हमें अपना उत्पादन जो ऑयल सीड क्रॉप है, हमारी तिलहनी फसलें हैं, उनको बढ़ा करके हमें और अधिक आगे तक ले जाना है। तो जहाँ तक हम लोगों के पास जो खरीफ का आंकड़ा था, जब हम लोगों ने ये देखा कि करीब करीब 21.15 मिलियन टन का जो हमारा उत्पादन जो है वो करीब करीब खरीफ फसलों से आता है। ये मैं तिलहन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑयल सीड बीज की बात कर रहा हूँ। ऑयल सीड जो आता है जिससे बाद में तेल निकाला जाता है, उसको हम बढ़ा करके 26.22 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। सर, आप देश के कृषि आयुक्त हैं सर, अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक मोटा मोटी टारगेट क्या सर है, कब तक टारगेट है, कितना मिलियन टन का टारगेट है, जिससे देश से तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो अभी वर्तमान का जो उत्पादन है वो 36 मिलियन टन है, जो हमारी तिलहनी फसलें हैं। उसका अभी आज से 3 साल पहले जब हम लोगों ने नई योजना ये नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल चलाया, तो नेशनल मिशन फॉर मैं ये कहूँगा ऑयल सीड के ऊपर जो ध्यान दिया गया, उससे हमारा उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़ करके 36 मिलियन टन हो गया। इस 36 मिलियन टन को बढ़ा करके हम 47 मिलियन टन तक ले जाना चाह रहे हैं, और अगले 5 सालों में यानी कि 2025 तक का हमारा ये लक्ष्य है। 2024-25 के अंत तक जो है इसको बढ़ा करके 47 तक ले जाना चाहते हैं। अगर हम 47 तक ले जाएंगे तो जो मैंने आपको लक्ष्य बताया कि अगर हम इसको, ये तो मैं तिलहनी फसलों के उत्पादन की बात कर रहा था, उनसे जो तेल निकलेगा, तो तेल निकलने के पश्चात मैं ये कहूँगा कि उसका जो योगदान है वो जो मैं अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, जो आज की तिथि में 13 मिलियन टन हम खाद्यान्न तेलों का जो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं वो घट करके हमारा 7 मिलियन टन तक हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो अभी हमने जैसे बात की करीब करीब 70,000 करोड़ का जो हम लोग बाहर से मंगाना पड़ता था वो घट करके 35,000 करोड़ तक जाएगा। तो ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसको हम लोग मैं ये कहूँगा कि मिशन प्रोग्राम के तहत से जो है इस लक्ष्य को हम लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने जैसे बताए कि 13 मिलियन टन का हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सर इसमें तेल में कौन सा ऐसा जो वैरायटी है, किस में उसको आप सर इंपोर्ट कर रहे हैं? अभी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट आता है, जैसे मैं अगर अब 13 के आंकड़ा अगर हम देखेंगे उठा करके, तो इसमें करीब करीब 8.5 से 9 मिलियन टन तो ऑयल पाम आता है। उसके बाद से सूरजमुखी है,
और फिर उसके बाद सोयाबीन का ऑयल भी आता है। तो ये बाकी कुछ और भी हैं कुछ ऑयल जिनका थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहा है, राइस ब्रान ऑयल भी है। तो ये कुछ ऐसे ऑयल भी हैं जो आते हैं, लेकिन हम अपनी उत्पादन क्षमता ऑयल पाम के लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऑयल पाम के लिए भी एक विशेष रूप से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और उसमें हम लोगों ने फोकस ये रखा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके लिए अनुकूल पाए गए हैं। इसका सर्वे कराया गया था और कई जिलों को चिन्हित किया गया कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में हम लोग इसका बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसकी स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के प्रोग्राम के हिसाब से कर लिया गया है और उसमें जो हमारा अभी का जो लक्ष्य है वो 3 लाख करीब 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है ऑयल पाम की खेती होती है, इसको हम बढ़ा करके 6 लाख तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा और ऑयल पाम का विशेष रूप से जो हम बाहर से जो मंगाना पड़ता है वो जिससे कि उसमें कम हो जाएगा और इधर से हमारे जो अपने वार्षिक मैं ये कहूँगा कि जितनी तिलहनी फसलें हैं उससे भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा और ऑयल पाम का भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। साथ साथ जो हमारे सेकेंडरी ऑयल हैं, चाहे उसमें राइस ब्रान की बात करो, चाहे कॉटन सीड ऑयल की बात करो, उसको भी हम चाह रहे हैं कि उससे भी जो है हमारा उत्पादन बढ़ करके सामने आए। उससे भी हम लोग इंडस्ट्री से भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया है, क्योंकि हमें जितने भी मैं ये कहूँगा कि तेल से क्षेत्र, खाद्य तेलों से क्षेत्र के जितने भी स्रोत हैं उन सबको जो है हमें साथ लेके जो है उसमें चलना होगा। तभी जो है हमारा ये इतना बड़ा लक्ष्य जिसको हम बहुत ही मुश्किल लक्ष्य कहते हैं वो तभी जो है संभव हो पाएगा उसको प्राप्त करना। आप जैसे बताए कि ऑयल पाम के भी हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सर नॉर्थ ईस्ट के जैसे आपने भी बात कहा। सर अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो देश में सर जो ऑयल सीड्स है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से वैरायटी, कौन से किस्में हैं, या हम कहें कि मस्टर्ड है या सोयाबीन, उसमें कोई किसका ज़्यादा है? प्रश्न जैसे आपने पहले मेरे से पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दिया था। जैसे मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं। आप देखेंगे कि मेन जो उद्देश्य रहता है कि हमें कौन सी किस्मों को हम लोग प्रोत्साहित करें। हम ये चाहते हैं कि जैसे सरसों की बात है तो जिसमें करीब 40% के पास जिसके अंदर तेल की मात्रा है उन्हीं किस्मों को हम लोग भेजें, जिसमें अधिक से अधिक अगर उसके अंदर तेल होगा तो प्रति उत्पादन भी हमारा प्रति क्षेत्र उत्पादन भी बढ़ेगा और उसी उत्पादन से हमारा तेल भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए हम ऐसी किस्मों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सोयाबीन की बात है, सोयाबीन में ठीक है थोड़ी तेल की मात्रा कम रहती है, लेकिन हम बहुत सारा सोया मील है जिसको हम दूसरे देशों में भेजते हैं, तो कम से कम उससे उत्पादन उससे जो हमारा एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होगी वो एक तरह से हमारे उसको बैलेंस करेगा। और इसी तरह से ग्राउंड नट का है, ग्राउंड नट की भी अधिक ऑयल उत्पादन करने, उसके अंदर ऑयल क्षमता अधिक है, उन्हीं किस्मों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सनफ्लावर को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सनफ्लावर का क्षेत्र पहले हमारा भारतवर्ष में बहुत होता था लेकिन वो कम हो गया, और सनफ्लावर के लिए भी हम लोगों ने सूरजमुखी की खेती के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है जिससे कि किसान उसको भी उगाएं। और ग्राउंड नट जो है, एक तरह से मैं मूंगफली की बात कर रहा था, तो मूंगफली और तिल ये 2 फसलें ऐसी हैं जिनको हम लोग विदेशों में भी भेजते हैं। तो अपने यहाँ भी उसका एक तरह से मैं कहूँगा मांग है, वो पूर्ति तो होती है। साथ साथ में जो हमारे है कच्चा, मैं ये कहूँगा कि बीजों के रूप में जो हमारी मूंगफली और तिल है वो जो है हम दूसरे देशों को भेजते हैं, लेकिन वो भी आवश्यक है। इसके साथ कैस्टर की खेती, कैस्टर जबकि खाद्य तेल नहीं है लेकिन उसका उत्पादन तिलहनी में ना आकर मतलब तेल की फसलों में आता है, लेकिन उसको इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। अगर उसका भी उत्पादन होता है तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, तो एक्सपोर्ट से हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग जो हमें खाद्यान्न तेल बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, कम से कम एक्सपोर्ट से भी हम लोग बैलेंस करें। तो ये भी हमारी कार्यनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उन किस्मों को चुनाव करें, उन किस्मों को प्रोत्साहित करें जिनमें तेल की मात्रा अधिक है, और दूसरा उन किस्मों को प्रोत्साहित करें जिनका प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन क्षमता अधिक है, और वो एक विशेष रूप से जो अलग अलग कृषि के जलवायु क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनके लिए जो है वो माफिक है, या उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अनुकूल है, उन्हीं किस्मों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से जो है उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। सर जैसे पाम ऑयल की आप बात की है सर, बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सर आज भी है कि देश में जो भी उपभोक्ता हैं अपने घरों में सर पाम ऑयल के ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो उनको किस तरह से आप समझा पाएंगे कि हाँ ये पाम ऑयल आप अगर यूज करें तो ये सही है?
अभी जो भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि सरसों का बिना ब्लेंडिंग के तेल बेचा जाएगा। पहले क्या होता था, कुछ सस्ते खाद्य तेल थे जिसमें ऑयल पाम भी आता है, उन ऑयल पाम, राइस ब्रान ऑयल, इन सबको जो है सरसों में मिक्स कर दिया जाता था, जिससे कि उसकी जो एक, मैं ये कहूँगा कि मूल एक विशेषता है वो चली जाती थी। तो अब क्या है कि उससे उसका जो रेट भी डाउन हो जाता था, तो किसानों को ये एक तरह से हतोत्साहित हो जाते थे, जिससे कि उनको लगता था कि हमें रेट तो अच्छा नहीं मिल रहा। तो ये जो कार्यनीति से जो हमारा एक जो पॉलिसी डिसीजन हुआ भारत सरकार का कि सिंगल ऑयल सरसों का ही बिकेगा, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ये सीधा एग्जाम्पल है कि उसमें ब्लेंडिंग ना करके हम लोग जो है उसको बेचे, तो उसकी ब्लेंडिंग अब नहीं हो रही है। तो इसी तरह से दूसरी जो बात है कि हम लोग अपने जो ऑयल है, क्योंकि ऑयल पाम देखा जाए तो ये हमारे क्षेत्र की फसल नहीं है, ये तो बाद में हमारे यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन चूंकि मांग अधिक है, हमारे बीच में मांग और पूर्ति के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा अधिक है, तो हम लोगों को मजबूरन ऑयल पाम को भी जो है हम लोगों को प्रमोट करना पड़ रहा है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं जिन्होंने पहल की है और वहाँ पर उसका उत्पादन बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की है जहाँ पर ऑयल पाम का उत्पादन भी होने लगा है। तो जो हमारी एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उस मांग को पूरा कर रहा है और आगे भी जो एक क्षमता हमारी बढ़ेगी तो उत्पादन भी होगा, जिससे कि जो बीच का जो गैप है वो नैरो होता चला जाएगा। सर, जैसे आप सरसों की हम देखते हैं या और भी मूंगफली की देखते हैं, सूरजमुखी की देखते हैं, तो इसका सर अलग अलग क्षेत्र है, कुछ राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादा सर उत्पादन होता है और किसान भाई भी इसको ज़्यादा अपने क्षेत्रों में खेतों में बोते भी हैं। लेकिन क्या सर इसको अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वी भारत की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर सर क्या स्थिति है? देखिए, ऑयल पाम को आप अलग रखिए, ऑयल पाम के लिए अलग तरह की जलवायु की ज़रूरत है और वहाँ पर उसकी जो क्षमता है वो अलग है, तो उसको हम लोग राजस्थान या नॉर्थ इंडिया के किसी भी हिस्से में उसकी खेती नहीं की जा सकती और ना ही हम लोग उसकी सिफारिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी इसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो अन्य फसलें जो हम बात कर रहे थे, जिसमें सरसों आता है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सनफ्लावर है, साथ साथ में जो सिसमम है, तिल की बात कर रहे थे, कुसुम की खेती है, तो ये जितनी भी फसलें हैं इनमें से कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी लगाई जा सकती हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भारत सरकार एक और कार्यक्रम की अपने इस कार्यनीति के तहत जो राइस फैलो एरिया होता है, जैसे राइस की कटाई के बाद क्षेत्र खाली बचा रहता है, उसको कैसे प्रयोग करें, तो उसमें तिलहनी फसलों का समावेश किया गया है। और ये योजना हम लोगों ने करीब 6 राज्य जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, 6 पूर्वोत्तर, जहाँ पर धान की कटाई के बाद क्षेत्र खाली रहता है, वहाँ पर हम लोग जो है इसको ऑयल सीड की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों ने उसको अपनाया भी है और हमें अधिक उत्पादन कुछ जो मिला है वो वहाँ से भी काफ़ी योगदान मिला है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये सभी क्षेत्र जो है अपने आप में नए क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है हम लोगों को इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में हमारी कार्यनीति एक प्रकार से सफल होकर के सामने आ रही है। और निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी, क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है, जो उसके आधार पर जो प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग हमारे लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय हमारे YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।